तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, आज की हमारी क्लास में हमारी मेन फोकस है बेटा, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके बाद के आगे की टॉपिक। सर हम स्टैटिस्टिक की पढ़ाई कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक की पढ़ाई में हमने एक सीक्वेंस के तौर पर पढ़ना स्टार्ट किया था। सीक्वेंस क्या था सर? सबसे पहले हमने कलेक्शन ऑफ डेटा से स्टार्ट किया था। सर हमने कलेक्शन किया, डाटा को कलेक्ट करके लेकर आए। उसके बाद फिर हमने उसका दूसरा चैप्टर में पढ़ा सर क्या? सर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजिंग, जो कि लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट किया। सर ये ऑर्गेनाइजिंग और क्लासिफिकेशन में क्या था सर? जो डाटा कलेक्ट करके लाए उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना सीखा हमने, प्रॉपर तरीके से सजाना सीखा, प्रॉपर तरीके से उसको एक जगह पर लिख करके सीरीज बनाना सीखा। 3 इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, आप लोगों को याद होगा। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ऐसे 3 सीरीज थे जो हम लोग ने पिछला क्लास तक डिस्कशन किया है। और साथ ही साथ उसके कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो अपने सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाता है कि सर उसी सीक्वेंस का तीसरा पॉइंट क्या है। सर अगर सीक्वेंस की ही बात करें तो सर हमने स्टार्ट किया था सर कलेक्शन से। सर हमने कलेक्शन से स्टार्ट किया है ना। फिर अपन किस में आ गया सर? उसी सीक्वेंस में हमने दूसरा नंबर किसका नाम लिखा था सर? बोलिए, दूसरा क्या था सर? दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग था सर। उसके बाद एक बार ऑर्गेनाइज हो गया तो अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा, वो ऑर्गेनाइज डाटा को प्रेजेंट करना। क्या करना? प्रेजेंट करना। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आज की क्लास में, उसमें हमारी मेन बात होगी प्रेजेंटेशन। किसकी बात होगी बेटा? प्रेजेंटेशन की। डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके, प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं और ये काफी बच्चों वाला खेल है। जो मैं आज हम लोग पढ़ाने वाला हूँ ये बच्चों वाला खेल है, क्योंकि ये सब चीजें आप अपने स्कूलिंग लाइफ में कभी ना कभी किसी ना जगह पर डिस्कशन जरूर किया होगा। सर वो कैसे होता है सर प्रेजेंटेशन, वो भी बता दीजिए। हाँ सर देखो, ये जो प्रेजेंटेशन अपन बात करते हैं, ये प्रेजेंटेशन को करने के लिए सर 3 ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है। 3 ऑप्शन। सबसे पहले सर बहुत ही सिंपल है सर, हम लोग उसका एक टेबल बना देंगे। अच्छा, टेबल मतलब कैसा टेबल सर? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसको अपन शेड्यूल बोलते थे। याद है या नहीं? याद है या नहीं? टेबुलर प्रेजेंटेशन जिसको अपन बोलते थे शेड्यूल, ये आपको याद है या नहीं? यस सर। बस वो टेबुलर प्रेजेंटेशन में जो आपने टेबल बनाया था वो एक प्रकार का प्रेजेंटेशन ही था, जिसमें आप एक टेबल बनाते थे, जिसमें कुछ इमेजिनरी फिगर्स आप पुट करते थे। उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन आप टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अपन जाएंगे यहाँ पर क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। किसमें जाएंगे सर? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के जरिए उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक्चुअल में आपके बुक में देखो, डायग्राम में तो हर प्रकार का डायग्राम आ जाता है, लेकिन बुक में एक स्पेसिफिकली अलग टॉपिक भी रखा है जिसको वो बोलता है सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हालांकि ये भी डायग्रामेटिक ही है, ये भी डायग्रामेटिक ही है, लेकिन वो बुक बोलता है सर ये एक अलग हम लोग हेड में पढ़ेंगे। 3 हेड में हमारा डिस्कशन होगा। पहला क्या सर? टेबल, दूसरा होगा डायग्राम और तीसरा होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अल्टीमेटली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी एक प्रकार का क्या है सर? डायग्राम ही है, जिसको हम लोग क्या करेंगे सर? पढ़ने के दौरान डिस्कशन में शामिल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सर? ये वाला समझ में आ गया? तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की जो हमारी क्लास है सर, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सर किस बात की? सर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन करने वाले टेबल की प्रेजेंटेशन की। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टेबल की। टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रकार का बोलोगे तो 3 चैप्टर है। टेबल अपने आप में एक अलग चैप्टर है, डायग्राम अपने आप में एक अलग चैप्टर है और ग्राफिकल अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो इसीलिए एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो आज का हमारा क्लास होगा सर, उसमें हमारा डिस्कशन होगा किस बात का सर? टेबल के फॉर्म में डिस्कशन जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ये जो इंट्रो समझ में आया, हम लोग जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं उसका इंट्रो समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है सर, आप लोग देखते हैं। सबसे पहली बात हमारी, जो चीज मैंने आपको पढ़ाया उसी चीज को यहाँ पर देखो मैंने नोट्स पे बना दिया है। ये नोट्स आपको डेफिनेटली क्लास के बाद मिल जाएगा। मैं आपको इस चीज के रिगार्डिंग नोट्स दे दूंगा, क्योंकि बुक में काफी कुछ चीजें हैं तो मैं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नोट्स बना दे रहा हूँ, ज्यादा बेहतर। वही सेम चीज है सर, देखिए टेबुलर प्रेजेंटेशन,
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तीन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करना है। लेकिन मैंने बोला आज की क्लास में हमारा मेन डिस्कशन किस बात का होगा सर? सर मेन बात होगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? अच्छा, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन करते कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं पहले। मैं आपके सामने में एक एग्जाम्पल देता हूँ। सर एग्जाम्पल ऐसा है कि मैं जो डाटा कलेक्ट करके लेकर के आया हूं वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इट इज सुइटेबल, मतलब जैसे यहाँ पे एक डाटा लिखा है, इन 2007 out of total 2000 applicants in a college, 1200 from commerce background and number of girls were 750, out of which 330 from science stream. In 2008 total number of applicants were 3500 and 2200 boys. अच्छा, सेंटेंस लिखा, पढ़ा, मेरे को पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगा, आपको भी सुनने में शायद इसके बारे में अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? बिकॉज बेटा इतना सारा चीज टेक्स्ट में पढ़ के एक बार में समझ जाना इट इज नॉट इजी। और अगर आप इलिटरेट पर्सन हो, इग्नोरेंट हो, आप पढ़ाई लिखाई के साथ जिसकी कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उस बंदे के लिए तो भैया ये काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। क्यों? बिकॉज सर उसको तो पढ़ना आता नहीं है, पढ़ना नहीं आएगा तो समझ नहीं पाएगा पढ़ के। और समझने वाला आदमी को भी सर ये सेंटेंस को पढ़ के एक बार में समझ नहीं आएगा सर, एक बार उसको एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा कि आखिर कौन सा ईयर है, क्या नंबर है, इस नंबर के बारे में क्या एनालिसिस करने बोल रहा है। यानी अल्टीमेटली एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया डेटा, यहाँ भी डेटा है, लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर वही सेम चीज को बेटा अगर मैं एक टेबल के जरिए या नंबर के मतलब ग्राफ के जरिए या डायग्राम के जरिए अगर शो कर दूं तो उसको देख करके समझना ज्यादा आसान बन जाता है। होता है या नहीं, मुझे इतना बताइए, होता है या नहीं? जब भी अगर किसी चीज को ये मान लीजिए ये जो नंबर आपके सामने में दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है सर 2007, 2000 एप्लीकेंट, 1200 कॉलेज, कॉमर्स बैकग्राउंड, 750, 330, ये नंबर को अगर मैं एक टेबल के जरिए सजा दूं, नंबर को टेबल के जरिए अगर सजा दूं, सिर्फ वो ये नंबर ही दिखेगा मुझे, तो भैया वो चीज मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे को उस चीज के लिए एनालिसिस करना। दैट्स व्हाई प्रेजेंटेशन को हम लोग अपनाते हैं अपने सीक्वेंस में। हमने डाटा कलेक्शन किया था, ऑर्गेनाइज तो कर दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम सिर्फ वही चीज को प्रेजेंट करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो डेटा को अगर हम लोग डायग्रामेटिक हुआ या आपका टेबुलर फॉर्म में हुआ या ग्राफिकल फॉर्म में अगर अपन रिप्रेजेंट करते थे, इट बिकम्स मोर इजियर फॉर ए लेमैन ऑल्सो, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं, उसके लिए भी देख करके आसानी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए, मैं आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ, मान लीजिए एक डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम। अब इस डायग्राम में मान लीजिए 2000, ये 2020 का एक टेबल मैंने बनाया, 2020 2020 का एक टेबल बना है। मान लीजिए ये डायग्राम 12 डायग्राम है, ये 400 अलग बना देते, साइड में बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ 400 ज्यादा अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, है ना। मान लीजिए मैं प्रॉफिट शो कर रहा हूँ 2020 में, मान लीजिए एक प्रॉफिट में दिखाने वाला हूँ। 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था मान लीजिए 400 करोड़। कितना कमाया था बेटा? 400 करोड़। 2021 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कंपनी ने मान लीजिए 2021 में मान लीजिए कंपनी ने कमा लिया 600 करोड़। अब ये मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हुआ है, आदमी पढ़ के समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें ये हो गया मान लो 400 करोड़ का एक कॉलम, डायग्राम बनाया सर, ये हो गया 2020, 2020 का ये डायग्राम है जो कि ये 400 करोड़ को शो कर रहा है, और 600 से डेफिनेटली से थोड़ा ज्यादा होगा। और दूसरा डायग्राम मेरा जो बनाया सर, ये भी प्रॉफिट को दिखा रहा है, लेकिन 2021 का। अच्छा, अब आप मान लीजिए पढ़े लिखे आदमी नहीं हो, अब सिर्फ इतना दिखा है, और मैं आपको बोलूंगा कौन सा ईयर में ज्यादा हुआ है, बताइए। इस डायग्राम को देखिए और मुझे बताइए कौन सा ईयर में ज्यादा हुआ है। 2021। इवन एक लेमैन, एक अनपढ़ आदमी भी इस डायग्राम को देख करके बता सकता है कि
यहाँ पर 2021 में ज्यादा हुआ है। क्यों? बिकॉज यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मेक द थिंग्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या था सर, लिखा हुआ था, जब तक पढ़ूंगा नहीं समझूंगा नहीं मेरे को आइडिया नहीं होगा। लेकिन डायग्राम में या टेबुलर प्रेजेंटेशन में, हालांकि चलो टेबुलर प्रेजेंटेशन भी मान लेता हूं उसमें लिखावट ही होता है, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज मोर appropriate when it comes to the explanation of the things। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इवन ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड, इसको देख करके समझ में आ जाएगा कि भैया ये जगह पर 2021 में ज्यादा है। ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर? प्रीवियस के मुकाबले 200 ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एक आइडिया आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि सर हम ये प्रेजेंटेशन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। सर प्रेजेंटेशन चैप्टर के पढ़ने से हमारे क्या फायदे होंगे? सर प्रेजेंटेशन चैप्टर में ये फायदा होगा कि चीजें जो चीज हम पढ़ रहे हैं, इट बिकम्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, इट बिकम्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, और उस चीज में हम लोगों को एनालिसिस करने में काफी आसानी हो जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? ये वाला समझ में आ गया? चलिए अपन जो है आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के बारे में हम जब डिस्कशन करेंगे तो क्या क्या डिस्कशन करेंगे। सर टेबुलर प्रेजेंटेशन से हमने शुरुआत करना था, तो हम लोग पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले क्या है सर, नाम से पता चल रहा है टेबुलर मतलब टेबल बनाएंगे, और टेबल में क्या करते हैं सर, कुछ कुछ नंबर्स को ऐसे दिखा देते हैं टेबल के फॉर्म में। जैसा कि मैं जैसे एक टेबल बनाया, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए सर, क्या पढ़े थे सर डिमांड चैप्टर में, याद है क्या पढ़े थे? प्राइस और डिमांड पढ़े थे, याद है सर? प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है सर? इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो डिमांड क्या होगा? क्या होगा? सब भूल गए लग रहा है। घटेगा सर। ये हो गया। तो अल्टीमेटली देखो मैंने यहाँ पर एक नंबर का एक टेबल बना दिया, यही है टेबुलर प्रेजेंटेशन बेटा। Whenever you are putting some numerical data in the form of table, this become tabular presentation। तो ये एक टेबल है। उसी प्रकार से टेबल जो है हम लोग अलग अलग नंबर के किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं, और किसी चीज के लिए भी नंबर के जरिए अगर टेबल बना करके मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स टेबुलर प्रेजेंटेशन। अच्छा अब देखो बच्चों का खेल कैसे बताता हूँ। देखो बच्चों का खेल कैसे बताता हूँ। सर ये जो प्राइस और ये जो क्वांटिटी डिमांड लिखा है इसको क्या बोलते हैं सर? ये ऊपर से नीचे जो लिखा है ना सर, इसको कॉलम बोलते हैं। क्या ये आपको नहीं पता था क्या? क्या आपको नहीं पता था क्या कॉलम किसको बोलते हैं? सर कॉलम जो होता है ना सर, ऐसे वर्टिकल जो चीजें बनती है सर, उसको कॉलम बोलते हैं। ये पता था आपको पहले से? ये आपको पता था पहले? हाँ या ना? यस पता था? आर यू श्योर? और अब जो ये मैंने बनाया, देखो इसको मैंने ऐसे मान लीजिए कि एक बॉक्स बना दिया। तो सर ये जो बॉक्स बना हॉरिजॉन्टली, बॉक्स मतलब जो एक एक लाइन मैंने खींचा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिख दिया कम से कम। रो, ये याद है तो आपको? सर रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, याद है तो? पता है तो? मैं बस यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि जब टेबल बनाते हैं तो सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको अपन रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉलम। कॉलम बोलते हैं। ये बात याद है सर? रोज एंड कॉलम्स हमको पता है, याद है। तो सर टेबल में होता ही क्या है सर? टेबल में तो दो ही चीजें होती है, या तो रो होता है या तो कॉलम होता है। तो सर रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में ही क्या बनता है सर? टेबल बनता है। तो यही वो चीज है जो कि नोट्स में लिखा गया है। देखो साफ अक्षरों में क्या लिखा है सर? इट इज ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो भैया रोज एंड कॉलम्स में भी हमने बता दिया, रोज एंड कॉलम्स में डाटा बनाया। अरे ये पूरा आसान चैप्टर है, पूरा ही आसान है। मतलब ऐसा कोई नई या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि भैया एकदम इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज है सर हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भैया। बहुत ही आसान है। ये डे टू डे लाइफ में आप जानते भी हो यार, नहीं भी पढ़े होते तो भी पता था सर इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। मेरा आज बताने की जरूरत नहीं भी थी, मैं बस खाली एग्जाम्पल के लिए याद दिलाने के लिए बता दिया कि इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। अदरवाइज ये तो आपको पहले से भी पता था। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। चलिए अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, साथ ही साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, वो भी डिस्कशन करते चलते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, तो भैया थ्योरेटिकल पार्ट भी हमको डिस्कशन करना जरूरी है। प्रैक्टिकल तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। जैसे कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर,
सर जब भी हम लोग बात करते हैं टेबल की, तो टेबल बनाने का मेन मकसद क्या है सर? ये रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। सर ये भी आप अपने से लिख सकते हैं क्या? सर मेन रीजन तो यही है कि डेटा को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। डाटा जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी देखो टेक्स्ट में ऊपर में पढ़ के सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ था। सेंटेंस के फॉर्म में क्या लिखा हुआ था? डेटा लिखे हुए थे सर, 2007 में इतने बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, जिसमें इतने बच्चे कॉमर्स के थे, इतने बच्चे साइंस के थे, इतने बच्चे आर्ट्स के थे, इतने बच्चे ये थे वो थे, फलाना ठिकाना, सब सेंटेंस में लिखा हुआ था सर। सर इतना कुछ चीजों को पढ़ना और उसको समझना टाइम टेकिंग। लेकिन अगर सेम चीज को मैं टेबल के जरिए प्रेजेंट कर दिया सर, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, मैंने मान लीजिए मैंने एक कॉलम बना दिया, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया ईयर, मैंने लिख दिया ईयर, एक कॉलम में बना दिया। उसके बाद मैंने बता दिया यहाँ पर सर कॉमर्स, फिर मैंने बता दिया सर क्या आर्ट्स, चलिए मान लीजिए 2 ही दे देते, या ह्यूमैनिटीज बढ़ेगा, सिर्फ ऐसे ही बना दिया। तो बोला सर 2007 में टोटल कॉलेज में 700 बच्चे कॉमर्स के थे और 300 बच्चे आर्ट्स के। तो बताइए टोटल कॉलेज में स्ट्रेंथ कितना था? बताइए 1000। तो ये हो गया ना भैया। आप देखो यही चीज को अगर मैं सेंटेंस में लिखा होता क्या बोलता सर, 1000 बच्चों में से 700 बच्चे कॉमर्स थे, 300 बच्चे आर्ट्स थे, ये पूरा सेंटेंस में लिखता। लेकिन देखो भैया इस चीज को टेबल में अगर मैं प्रेजेंट कर दिया, कितना आसानी से दिख रहा था। 2007 में 700 बच्चा कॉमर्स में था, 300 बच्चा आर्ट्स में था, तो कुल मिलाकर के 1000 बच्चे कॉलेज में जो थे, उसमें से 700 प्लस 300 का रेशियो चल रहा था। उसी बेसिस पे अगर मान लीजिए 2008 में नया कोई सा रेशियो बना, तो वो भी आराम से यहाँ लिखा जा सकता है सर। 2008 में क्या बना था? मान लीजिए कॉमर्स में एडमिशन जो था वही 700 का 700 ही रहा, लेकिन आर्ट्स के बच्चे जो है एडमिशन बढ़ा के अब हो गया 500, यानी अब हमारा नया टोटल कितना बन गया सर? यानी इसको देख करके क्या समझ में आया सर? इस टेबल को देख करके ये समझ में आ जाएगा कि सर कॉमर्स में बच्चों की एडमिशन नहीं बढ़ी है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में एडमिशन देखो पिछले साल के मुकाबले 200 बढ़ गया। देखो टेबल को देखते ही कितना आसानी से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, टेबल को देखते ही कितना आसानी से मैं एनालिसिस कर पाया ये देख करके कि हाँ भाई कॉमर्स में तो बच्चों की एडमिशन नहीं बढ़ी है, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन 200 बढ़ गई है। तो मतलब डेफिनेटली लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रीम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अरे भाई बताइए, इसको देख कर बताइए। आर्ट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखो कितना आसान बन जा रहा है एनालिसिस करना। टेबल में दिए गए सिर्फ नंबर को देख करके पहचानना, डिस्कशन करना कितना आसान हो जा रहा है सर। यही तो फायदा है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का फायदा यही होता है कि चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, चीजें आसान हो जाती है, और उसमें बैठ के अपन को एनालिसिस करना ज्यादा आसान बन जाता है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर हर वो चीज है जो कि आपके पॉइंट्स में लिखे गए, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इकोनोमाइजिंग स्पेस का मतलब होता है सर इतना बड़ा इंफॉर्मेशन को आपने छोटे से जगह पर प्रेजेंट कर दिया। इतना बड़ा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ था सर, पूरा भर्ती बोल के इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया सर, छोटे से टेबल में प्रेजेंट कर दिया। इसी को बोलते हैं बेटा इकोनोमाइजिंग ऑफ स्पेस, जगह का सही इस्तेमाल। समझ में आ गया क्या बोला मैं? दूसरी बात क्या बोला सर, अगर हमने डेटा को प्रॉपर से प्रेजेंट कर दिया तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। देखो हुआ कि नहीं, 2007 और 2008 में हम कंपेयर कर पाए कि नहीं? 2007 और 2008 में हम कंपेयर कर पाए कि नहीं कि हाँ भैया 2007 में सर 8 में कम बच्चे थे, 8 में 2008 में ज्यादा बच्चे हो गए, तो कंपेयर हो पाया। इट बिकम्स इजियर फॉर द कंपैरिजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, आगे चल के एनालिसिस में भी ये हेल्पफुल होगा सर। एनालिसिस में मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल बता चुका हूँ कि इस टेबल को देख करके हमको क्या समझ में आ रहा है सर, धीरे धीरे लोगों की डिमांड आर्ट्स की तरफ ज्यादा हो रही है, इसीलिए हम लोगों को आर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना तो पड़ेगा। और इसके अलावा क्या है सर, ये आने वाले समय में हमको कुछ नई चीजों के लिए रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है। नई चीजों के लिए मतलब इसको देख करके हम आने वाले समय में अपने प्लान को भी डिजाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गया बेटा? ये टॉपिक समझ में आ गया या नहीं? जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया विद प्रॉपर एग्जांपल आपको समझ में आया या नहीं? यू कैन कंफर्म कंफर्म। रोज कॉलम्स टेबल बनाने का रीजन, टेबल बनाने से क्या फायदा होता है, सब समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा जिसको पूछना इमीडिएटली पूछेगा बेटा, मैं बता रहा हूँ बीच में, मतलब मैं आपको जो टाइम दे रहा हूँ पूछने के लिए तो बहुत जरूरी है, इसको पूछ लेना, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बेमतलब का मैं आपका जो डाउट रह जाएगा और फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा अब ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है,
जब मैं एक टेबल बना रहा हूं, वो टेबल को गुड टेबल कब बोलते हैं? गुड टेबल मतलब अच्छा, अच्छा मतलब स्टैंडर्ड टेबल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सर स्टैंडर्ड टेबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो गुड टेबल है ना, ये गुड टेबल का मतलब है सर स्टैंडर्ड, सब गुड है सर, जो मैं बना रहा हूँ सब गुड है। लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड रूप कैसे देंगे, जैसे कि टेबल के अंदर में सारे इंफॉर्मेशन नजर आते रहो, तो उसको अपन बोलते हैं सर एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल है। कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा? सर टेबल का टाइटल होना चाहिए। जब भी कोई टेबल बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए सर? टाइटल होना चाहिए। सर टाइटल का मतलब पता है आपको? टाइटल का मतलब पता है आपको? टाइटल का मतलब पता है? अरे हेडिंग, हेडिंग होता है ना, अरे हेडिंग का मतलब समझते हैं ना? Yes. जैसे कि मान लीजिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैंने यहां पर ले लिया सर प्राइस, और यहां पर मैंने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा ये टेबल किस चीज का टेबल है? किस चीज का टेबल है सर? सर मैं यहां पर देख रहा हूं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड, क्या देख रहा हूं? इंडिविजुअल डिमांड। तो सर ये जो ऊपर में इंडिविजुअल डिमांड लिखा ना सर, यही तो है टाइटल। ये टेबल का क्या है सर? टाइटल है। ये टेबल का टाइटल है जिसके बेसिस पे मैं अपने टेबल को बना रहा हूं। उसी प्रकार से सर हर टेबल का एक टाइटल होता है, हर टेबल का एक टाइटल होता है। अगर टेबल का टाइटल अगर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर? एक अच्छा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का टेबल माना जाता है। उसके बाद टेबल का जो एक साइज होता है सर, टेबल का साइज ऐसा नहीं कि बनाना मतलब जैसा तैसा बनाते जाएंगे, उसका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड साइज होता है। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, बस खाली बता दे रहा हूँ। ऑलवेज ट्राई टू मेक द टेबल सिंपल। टेबल को सिंपल फॉर्म में रखें। सिंपल मतलब ज्यादा उसमें ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन ना पुट कर दें कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, क्योंकि टेबल बनाने का मेन रीजन यही होता है कि सर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करें। लेकिन अगर टेबल को भी अगर आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। फोकस मतलब जो आपका मेन मेन जो आपका स्टडी है उस पर फोकस होना चाहिए। आप जो स्टडी कर रहे हो, जिस चीज के लिए अपना ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसी पे ही आपका टेबल फोकस करना चाहिए। आलतू फालतू इधर उधर का इरिलेवेंट चीजों पे फोकस उस टेबल में नजर नहीं आना चाहिए। प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिट्स में उसको एक्सप्लेन किया गया रहना चाहिए, साइंटिफिकली चीजें होनी चाहिए। तो सर थ्योरी बड़ा बस कल इतना देख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये बस खाली याद रखना, ये बस खाली छोटा सा हल्का सा दिमाग में रखने के लिए याद रखना। अदरवाइज जब मैं इसको बताऊंगा टेबल कैसे बनाते हैं, वो आपके लिए ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में वही आता है सर, एक टेबल का फॉर्मेट बनाइए बोलेगा एग्जाम में। क्या बोलेगा सर? एक टेबल का खाली फॉर्मेट बनाइए, मतलब टेबल में नंबर उम्बर कुछ नहीं लिखना। टेबल कैसे दिखेगा, जैसे कि वो अच्छा एक स्टैंडर्ड टेबल गिना जाएगा, वो टेबल कैसे बनाया जाएगा उसका एक फॉर्मेट बनाओ, एक परफॉर्मा बनाओ बोल करके आपको एग्जाम में पूछ देता है। और वही हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्या है सर डिस्कशन का नेक्स्ट पॉइंट? ये रहा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। यही है आपका पूरा कहानी। क्या है बोला सर? सबसे पहले सर सबसे पहला है सर कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। एक टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए या क्या क्या चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहला कंपोनेंट का नाम क्या दिया है सर? सबसे पहला कंपोनेंट का नाम क्या दिया है? टेबल का एक क्या होता है? पहला नंबर होता है। और वो टेबल का नंबर कैसे? देखो साइड में आपको डायग्राम के फॉर्म में नजर आ रहा है, ये देखो 4.5। आप अपने बुक्स में भी देखेंगे जहां भी कोई डायग्राम या टेबल होता है सर, उसके ऊपर साइड में एक नंबर जरूर लिखा हुआ रहता है, ऊपर या नीचे कहीं भी एक नंबर जरूर लिखा हुआ होता है। अच्छा ये 4.5 का मतलब क्या है सर? ये 4.5 क्यों दिया गया, अपने मर्जी से क्यों लिखा गया है सर 4.5? वो इसलिए लिखा गया है बेटा, पहला जो 4 है ये आपका चैप्टर को बताता है, और उसके बाद जो 0.5 लगा है, ये 0.5 जो है ये नंबर ऑफ टेबल है। यानी 4 नंबर चैप्टर का 5वां नंबर टेबल। क्या बोला, समझ में आया? क्या बोला, समझ में आया बेटा? पहला 4.5 जो लिखा है इसका मतलब क्या समझ में आया? मान लीजिए, मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ साइड में, ठीक है? मैं आपको साइड बता रहा हूँ। सबसे पहले टेबल का नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ समझा देता हूँ। तो देखो कैसे, मान लीजिए एक टेबल में मैंने बनाया,
और वो टेबल जो चैप्टर पहला चैप्टर में, तो पहला चैप्टर मतलब मैं ऐसा लिखूंगा टेबल नंबर 1, चैप्टर 1 में है, पहला टेबल खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर में दूसरा टेबल है, तो भैया उस टेबल का नंबर होगा सर टेबल नंबर 2, ठीक है। लेकिन बेटा चैप्टर 2 में 3 टेबल, तो उसको 3, 4, 5 नहीं कर सकता, उसको मैं क्या कर दूंगा सर, चैप्टर 2 में अगर 3 टेबल है तो दिस विल बी, फर्स्ट टेबल को मैं बोलूंगा सर 2.1, क्या बोलूंगा 2.1, दूसरा टेबल को क्या बोलूंगा 2.2, और तीसरा टेबल को क्या बोलूंगा मैं 2.3। बेटा ये बात समझ में आया या नहीं? बेटा ये बात जो मैं बोला आपको समझ में आया या नहीं? अगर किसी चैप्टर में नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा हैं तो उसमें से पहला वाला जो नंबर है वो चैप्टर वाइज रहता है, उस पर पॉइंट लगा करके जितने नंबर के टेबल से वो बढ़ते जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर ये 2.1 जो है सर इसके अंदर में भी फिर कुछ डिविजन है, मतलब इसके अंदर में भी कोई शॉर्ट डिविजन का छोटा टेबल एक तो आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे सर? सर इसको लिखेंगे सर 2.1.1। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? और दूसरा टेबल को क्या लिखेंगे सर? कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, जल्दी बोलिए। 2 पॉइंट बोलिए। 2.1.2. वेरी गुड, 2.1.2। लॉजिकल समझ में आ गया? लॉजिकल बात समझ में आ गया कि सर टेबल की नंबरिंग कैसे की जाती है। टेबल की नंबरिंग जो होती है, पहला जो नंबर होता है सर वो चैप्टर के बेसिस पे होता है, और पॉइंट के बाद जो नंबर लग रहे हैं सर वो उसी चैप्टर के अंदर के डिफरेंट टेबल्स के बारे में बात की जाती है। तो जितना टेबल होगा वो उसके बेसिस पे उसका नंबरिंग बढ़ते जाएगा। और अगर मान लीजिए टेबल के डिवीजन के अंदर में भी टेबल का दूसरा डिवीजन आता है तो उसके अंदर बाद कैसे पॉइंट्स लगाए जाएंगे ये वाला आपको मैं यहाँ पर समझा। इज इट क्लियर? टेबल का नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? टेबल नंबर कैसे देंगे? यस सर। Yes, sir. कंफर्म? किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ टेबल बताइए, तो आपको पहला पॉइंट टेबल नंबर जो है वो बताना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड। सभी लोग बहुत चालाक हैं, बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है यार, आपका बैच को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसमें लोग मेहनत ही नहीं करना पड़ता, क्यों बोलो तो? सब पढ़े लिखे हो ना, पंडित हो ना आप लोग, इसीलिए। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी मच इम्प्रेस्ड। चलिए नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर? वो तो पढ़ के आए सर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर? टाइटल। टेबल का क्या होता है सर? एक टाइटल होता है सर, उसको ऊपर भी पढ़ के आए। देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर टाइटल क्या है लिखा गया है। टाइटल बोलता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दी वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन 2001। देखो ये ऊपर में हेडिंग भर के बता भी दिया है सर कि ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, ये हम लोग बात कर रहे हैं टाइटल की। ये देखो तो बता दिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हेड नोट। अच्छा, हेड नोट का मतलब क्या होता है सर? सर टाइटल के नीचे में अगर कोई सा मतलब एक्सप्लेनेशन के तौर पर अगर कुछ देना है तो उसको सब टाइटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? सब टाइटल। क्या बोल सकते हैं उसको? सब टाइटल। ये भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं, ये हर जगह पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हेड नोट वही है, इफ एनी, अगर है तो लिखने का है, नहीं है तो जरूरी नहीं। जैसा एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूंगा, अभी फिल्म का नाम सुनिए, बाहुबली। बाहुबली, तो बाहुबली खाली लिखा होता है या उसके नीचे भी एक लाइन लिखा होता है? आप फिल्म देखें ना, बाहुबली फिल्म देखें, हाँ या ना? यस सर। क्या लिखता है? बाहुबली, उसके नीचे में भी एक छोटा सा सेंटेंस लिखा गया रहता है। यस सर। क्या यस होता है? सर। क्या होता है? द बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन। राइट, तो द बिगिनिंग जो है बेटा वो सब टाइटल है, और बाहुबली टू द कंक्लूजन ये भी एक प्रकार का सब टाइटल है। तो अगर ऊपर के दिए गए टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे अगर छोटा सा कोई लाइन लिखा जाता है तो उसको सब टाइटल या हेड नोट के फॉर्म में भी हम लोग चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा होगा। अगर है तो लिखने का है, नहीं है तो फिर दिमाग लगाने का नहीं है भैया, और छोड़ देने का है। ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बेटा स्टब्स। बेटा ये है आपका स्टब, का मतलब होता है रो का हेडिंग। जो टेबल में आपने रोज बनाए हैं उस रोज का जो हेडिंग्स होगा
उसको स्टब बोला जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन में पहले भी बना हुआ है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन में पहले भी एग्जाम में आ रखा है। पूछेगा कि सर कि जो रो होते हैं उसके हेडिंग को क्या बोला जाता है, रो के हेडिंग्स को क्या बोला जाता है, टेबल में जो रोज होते हैं उसके हेडिंग्स को क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, स्टब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टब्स। देखो यहाँ पर मैंने इस चीज को यहाँ पर बताया, ये रहा स्टब्स, STUBS, स्टब्स लिखा हुआ है। क्लियर है, रो के हेडिंग को स्टब बोला जाता है। उसी प्रकार से सर अगर कॉलम की हेडिंग की बात करें, कॉलम की हेडिंग की बात करें तो उसको बोलते हैं कैप्शन। ये है आपका कॉलम हेडिंग। टेबल का फॉर्मेट बता रहा हूं बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, बोलेगा टेबल का फॉर्मेट बनाइए, टेबल का फॉर्मेट बनाइए। ये हो गया फॉर्मेट, जो आप बनाएंगे वही उसमें मार्क मिलेगा, ठीक है ना, उसमें नंबर उम्र लिखने का नहीं है, बस खाली टेबल का फॉर्मेट बनाना। देखो कॉलम की हेडिंग को क्या बोला जाता है, कैप्शन। ये रहा भैया, कॉलम की हेडिंग कैप्शन बोला जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो एरिया मैं आपको अभी हाईलाइट करवाने वाला हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से कहानी का मेन मुद्दा है। ध्यान से। ये जितना एरिया मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसमें नंबर्स हालांकि लिखा गया है, मैं नंबर्स को इग्नोर कीजिए, मैं भले जितना एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखिए। जहां पर ना कॉलम का हेडिंग है ना रो का हेडिंग है, कुछ नहीं है, बस खाली टेबल के अंदर का इंफॉर्मेशन है। बट ये जो लिखा गया इंफॉर्मेशन को बोलते हैं बॉडी पार्ट। क्या बोलते हैं, टेबल का क्या बोला जाता है, बॉडी और फील्ड। क्या बोला जाता है, टेबल का क्या बोला जाता है, बॉडी और फील्ड। मतलब ये वो जगह है जहां पर कि टेबल का एक्चुअल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को पुट किया जाता है। बेटा बात समझ में आया या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है या नहीं। जितना एरिया को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये एरिया क्या है सर, जहां पर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन पुट किया गया, नंबर पुट किया गया है। ये नंबर, ये एरिया को क्या बोला जाता है, बॉडी और फील्ड। क्या बोला जाता है, बॉडी और फील्ड। मतलब जो टेबल का हिस्सा जहां पर कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिखे जाते हैं, उसको बॉडी बोला जाता है। और ये टेबल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट, टेबल के नीचे में टेबल कहां से लाया गया, मतलब टेबल में जो इंफॉर्मेशन आपने पुट किया है सर, वो टेबल का इंफॉर्मेशन कहां से आया है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। तो जहां से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया है सर, उसको बोलते हैं सर सोर्स। क्या बोला जाता है, सोर्स। और वो सोर्स भी आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। जैसा इस टेबल में आपने इंफॉर्मेशन जो भी पुट किया वो कहाँ से लाए या किस जगह से आपने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, वो लिखना पड़ेगा। जैसे इस टेबल में लिखा है सर, सोर्स क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया 2001, 2001 के सेंसस से सरकार ने जो जनगणना की थी, उससे जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन को उसने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, उसी प्रकार से सर ऊपर जैसा हेड नोट था, उसी तरह फुट नोट भी होता है। फुट नोट क्या है सर, ये भी जरूरी नहीं है, ये इफ एनी है। इफ एनी मतलब अगर होगा तो लिखना। कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास में किया गया है, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आप चाहते हो कि टेबल के अलावा नीचे एडिशनल नोट में लिख के बताऊं, तो वो आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, फिगर्स आर राउंड एंड नियर टू 1 करोड़। जो भी नंबर्स यहाँ पर पुट किए गए हैं वो सारे 1 करोड़ के नियर, मतलब अल्टीमेटली फिगर्स जो है करोड़ में, सारे फिगर्स जो कि क्या है, करोड़ में, तो उसको राउंडेड फिगर कर दिया गया, करोड़ में राउंडेड फिगर कर दिया है। ये बात उसको पहले से बताया है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो अल्टीमेटली दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। क्या क्या था सर, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं सर, एक बार फिर से मैं देख लेता हूं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सर सबसे पहला ये जो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल था, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये तो हमको पढ़ना ही है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमको पढ़ना है, बिकॉज ये एग्जाम में आने वाला है। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था सर, सबसे पहला पढ़ना था सर इसकी कंपोनेंट्स, टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या है सर। सबसे पहला हमने क्या डिस्कशन किया सर, टेबल का नंबर। टेबल का नंबर सबसे पहले टेबल के ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। और वो टेबल की नंबरिंग कैसी की जाती है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर से पूछ रहा हूँ, अगर आपको डाउट है तो मेरे को अभी ही पूछ लीजिए, ताकि मैं एक साथ क्लियर कर दूँ। टेबल का नंबर कैसे पुट करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद मैंने बोला सर टेबल का एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। टेबल का प्रॉपर टाइटल होता है, मतलब जो भी टेबल आप बना रहे हो सर, वो टेबल क्या बना रहे हो, किस चीज का बना रहे हो, तो बेटा ऊपर लिखना पड़ता है। तो इसलिए टेबल का टाइटल जो है वहां पर जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है सर, हेड नोट। जरूरी नहीं है सबका हो, जिसका है उसका लिखने का है। उसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम
एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 पॉइंट तो याद रखना ही है। क्या बोला था मैं सर, रो का हेडिंग को क्या बोला जाता है? रो का हेडिंग को क्या बोला जाता है? रो के हेडिंग्स को, रो के हेडिंग्स को क्या बोला जाता है? Subs. स्टब्स, STUBS, स्टब्स। और कॉलम की हेडिंग को क्या बोला जाता है? कॉलम की हेडिंग को क्या बोला जाता है सर? कैप्शन बोला जाता है। तो अल्टीमेटली ये 2 पॉइंट एग्जाम में आता है सर, रो के हेडिंग को क्या बोलते हैं, कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, ये बात याद रखना है। इसके अलावा बॉडी फील्ड तो चलिए है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है सर? इसके बाद आता है सर हमारा क्या, फुटनोट, अगर जरूरी है तो देना है। और सोर्सेज, ये बेटा बहुत जरूरी है। अगर आपने डेटा कलेक्शन करके लाया है, कहाँ से आपने डेटा कलेक्शन किया, उसकी सोर्स भी आपको वहां पर बतानी पड़ेगी। इज इट क्लियर बेटा? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.